पिछले लेक्चर में या मैं बोलूँ पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ देखा था. व्हाट इज ओम्स लॉ? वी विल क्विकली रिवाइज व्हाट इट इज. फिर हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इफ़ यू रिमेंबर दोज वर द फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन आता है? लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड साथ ही साथ टेम्परेचर. आज हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर वेरी करने से भी रेजिस्टेंस को क्या फ़र्क पड़ता है, कितने हद तक फ़र्क पड़ता है, ये हमारा की आइडिया होगा. We will see some good questions on the formula for resistance, which is R is equals to rho L upon A, and एक formula which is V is equals to IR. ठीक है. अब पिछले उसमें जब हम पढ़ रहे थे ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ एक बड़ा सिंपल सा चीज़ बोल रहा था कि भाई if the physical state of a conductor, if the physical state में कौन कौन आया बताओ? फिजिकल स्टेट में आया लेंथ, और कौन आया? एरिया, करेक्ट. और कौन आया? मटेरियल. ठीक है. लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एल से. एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? ए से. और मटेरियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से. बराबर. रो, मटेरियल, रो जो रेजिस्टिविटी जिसे बोलते थे, राइट. ठीक है. तो इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मटेरियल इफ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स व्हाट? रिमेन्स कांस्टेंट या फिर सेम, देन हमने ये चीज डिराइव कर ली थी दैट योर करंट इज प्रोपोर्शनल टू योर पोटेंशियल डिफरेंस. आई क्या मतलब क्या? करंट. वी का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. रिपीट. आई का मतलब क्या? करंट. वी का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. इफ यू नाउ रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? के. अगर आप इस के को नीचे लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू 1/k इज इक्वल्स टू वी. एंड ये जो 1/k है इसी को हम आगे जाके क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस. क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस. सो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया विच इज आई इंटू आर इज इक्वल्स टू वी. अगर आप इसे फ्लिप करोगे, अरे 1/k को ही हमने क्या लिख दिया? रेजिस्टेंस, विच इज आर. अगर हम इसे फ्लिप करेंगे तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. ठीक है. ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. अभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर. और ऑनेस्टली पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप सिर्फ इसी फॉर्मूला के आसपास चीजें करने वाले हो. आगे के जो वीडियोस होंगे जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, वहां भी सिर्फ यही फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो सर इतना इजी है क्या फॉर्मूला यूज करना? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि फॉर्मूलाज यहाँ पे बहुत सिंपल है. आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. बट यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. आप बोल ही नहीं सकते ये फॉर्मूला है, मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा. आपका आंसर मेरा आंसर मैच तब करेगा जब हम दोनों एक तरीके से सोच रहे. कैसे? चलो, एक ये आ गया. एक मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस और क्या बात हो, ये रिवीजन चल रहा है. ठीक है. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे. याद आया? कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली. कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली. दूसरा रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है एरिया पे? इनडायरेक्टली, विच इज इनवर्सली. अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. आई होप ये क्लियर हुआ. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए. व्हाट इज रेजिस्टेंस? रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज व्हाट? मटेरियल. ये कभी चेंज नहीं होगा. L इज वॉट? लेंथ. एंड A इज वॉट? एरिया. ठीक है. अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था आप लोग को कि ठीक है ओम्स लॉ क्या है क्या नहीं है. मैंने अच्छा ये भी चीज बोली थी कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. अच्छा, कैसे डिपेंड करता है वो अभी देखते हैं. ठीक है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब अगर आपसे आके कोई पूछता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो आप बोलना रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली. विच मीन्स इफ आई हैव टू टेम्परेचर्स, मतलब मान लो यहां पर एक टेम्परेचर है. फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं. ठीक है. यहाँ पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और दूसरे जगह टेम्परेचर है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. बहुत टेम्परेचर में डिफरेंस है ना. तो अच्छा, आपने क्यों इतना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस लिया? ये की पॉइंट है. एग्जैक्टली. रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से फर्क तभी ही पड़ेगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो? बहुत ज्यादा. आप ये नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर 40 डिग्री था तो रेजिस्टेंस मान लो इतना था. टेम्परेचर 50 डिग्री है तो क्या रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा? क्या नहीं, इतना कम बढ़ेगा रेजिस्टेंस कि तुम्हें वो दिखेगा भी नहीं. अगर तुम्हें बहुत एक्चुअल चेंज चाहिए किसमें? रेजिस्टेंस में, तो तुम्हारा टेम्परेचर में चेंज भी बहुत क्या होना चाहिए? ज्यादा. सर व्हेन कैन आई से ये होते हुए दिख रहा है? आपने बल्ब देखा है? कौन सा बल्ब? वो जो कैरम बोर्ड के ऊपर जो अपन ने पिछले क्लास में भी देखा था, वो जो बल्ब जलाया था. ठीक है. कैरम बोर्ड के ऊपर जो बल्ब लगा होता है येलो वाला,
वो कितना गर्म हो जाता है, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसमें टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सो इफ वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा पहुंच जाता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ वहां पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब अपन ने पिछले क्लास में ये देखा था कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट डेफिनेटली घटता है। क्यों? बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यस। अच्छा सर, आपने ये सब चीज तो बता दी। देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है सीबीएसई में। तुम उठा के देखो चैप्टर्स, सॉरी पेपर्स उठा के देखो, एमसीक्यू में कभी ना कभी वो ग्राफ का क्वेश्चन आता है। क्या है वो? सो पहली बात तो हम यहाँ पे ना ग्राफ बनाएंगे। चलो एवरीवन यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। अब नोटिस करना सर ने क्या दो चीजों का ग्राफ बनाया है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? एबीसीडी तो पढ़ा नहीं रहा हो तो आई तो बोलना ही नहीं है। क्या है? क्या है ये? करंट है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर अभी तुमने नोटिस किया होगा, जब मैं आई और वी को साथ में लिख रहा था, याद है एक फॉर्मूला भी बताया था जो आई और वी को साथ में जोड़ रहा था। कौन सा फॉर्मूला था? वीर से याद रखो फॉर्मूला। वीर, वी इज इक्वल्स टू आई आर। याद आया? अरे यार अभी फॉर्मूला किया ना, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैं वी और आई का ग्राफ बना रहा हूं, रिपीट, क्या मैं बोल सकता हूं जब मैं वी और आई का ग्राफ बना रहा हूं तब बात किसकी होगी? रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली। वापस रिपीट करते हैं, जब वी और आई का ग्राफ बना रहा होगा बात किसकी होगी? रेजिस्टेंस की। एग्जैक्टली वो फॉर्मूला में आ ही रहा है ना वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये दिस इज अ जुगाड़ ऑफ रिमेंबरिंग दिस, अदरवाइज दिस इज नॉट द लॉजिक। जो बचा है वो रेजिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, वो बहुत ऑब्वियस फॉर्मूला है। चलो अब क्या मैं बोल सकता हूँ एवरीवन ये, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई भी लिखा जा सकता है, हाँ या ना? अरे यार देखो ना, क्या देखो, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं वी में, वी कहाँ है? वाई एक्सिस पे, हाँ या ना? आई कहाँ पर है? एक्स एक्सिस में। और जब भी हम स्लोप लेते हैं, याद है 9th स्टैंडर्ड में जब हम ग्राफ पढ़ते हैं मोशन के, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलता है, उसी तरीके से वी आई ग्राफ से क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस। अब आज के बाद ये क्लियर हो जाएगा, क्या मिलेगा वी आई ग्राफ से? रेजिस्टेंस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कॉमन सेंस लगाते हो और तुम मुझे बताओगे कि कहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, कहां पे रेजिस्टेंस कम है। हाँ वैसे से तुम ही बताओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो ग्राफ प्लॉट कर दिए। ठीक है, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी। ठीक, मुझे खाली इतना बता दो, ए और बी तुक्के ही मारना है वैसे भी तुम्हें। ठीक है, तुम्हारो तुक्के जो मारना है, ए और बी में से किस, देखो ए और बी क्या बता रहा है? रेजिस्टेंस बता रहा है। तो ए और बी में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है? कॉमन सेंस लगाओ। चलो, बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है और ए का कम है। अच्छा क्यों? बस ये समझाना चाह रहा था। याद है मोशन टाइम ग्राफ में भी अपन यही करते थे, एंगल्स नोटिस करते थे, जिसका एंगल ज्यादा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा, वहां पर जिसका एंगल कम उसका वेलोसिटी भी कम। वो स्लोएस्ट और फास्टेस्ट कार अपन निकालते थे। उसी तरीके से यहां पे एंगल किसका ज्यादा निकल कर आ रहा है? बी का, तो रेजिस्टेंस बी का ज्यादा है। एंगल किसका कम निकल कर आ रहा है? ए का, तो रेजिस्टेंस ए का कम है। आई होप ये क्लियर हुआ। सो हु हैज मोर रेजिस्टेंस? आरबी हैज मोर रेजिस्टेंस देन आरए। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। आरबी हैज मोर रेजिस्टेंस देन आरए। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप अब वापस से इसको जवाब दोगे। चलो कम ऑन बताओ, ऑप्शंस भी दूंगा साथ में इस बार। हाँ एमसीक्यूज, ऑप्शंस दे रहे तो चलो अभी बी केयरफुल। ओके, ये ए है, ये बी और ये सी। चलो फर्स्ट, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन आर सी। बी, आर ए इज लेस देन आर बी इज लेस देन आर सी। ठीक है, सी, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए इज ग्रेटर देन आर सी। या फिर डी, आर सी इज ग्रेटर देन आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। ठीक है, बताओ क्या ऑप्शन लगता है? बिल्कुल सिंपल है, बताओ क्या ऑप्शन है? क्यों? क्योंकि है ना सर, कम ऑन बताओ तो क्या है? आर ए कब सबसे कम है, बराबर, आर बी उससे ज्यादा है और आर सी सबसे ज्यादा है। तो उस लिहाज से आर ए सबसे कम है, आर बी ज्यादा है और आर सी सबसे ज्यादा है। तुम्हें 0 मिलेगा यहाँ पे। सुन पड़ गए ना? अब जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे बोला 0 मिलेगा तो कोई भी तुक्का नहीं मारना। ए था, क्यों था बताओ? ए सी था, सी भी नहीं है, 0 ही मिलने वाला है। अब बोलेगे ए और डी बचा है, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ बोलो, जरा ग्राफ पे ना ध्यान दो और बाकी जितने भी वीडियो देख रहे हो वो भी ग्राफ पे ध्यान दो। नोटिस करो, देखा ये सेम चीज बोर्ड्स में हुई थी।
और ये बहुत बार बोला है बच्चों को कि ये चीज का ख्याल रखो। तुम नोटिस करो कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, उल्टा पुल्टा हो गया ना, उल्टा पुल्टा नहीं, ऐसे नहीं, सुनो अब ध्यान से। अभी भी एंगल ही देखोगे, लेकिन इस बार एंगल कहां से देखोगे, आई से। अब चलो मेजर करो एंगल। जब आई से मेजर करोगे तो आरसी का एंगल कम है, आरबी का एंगल ज्यादा है, आरए का एंगल सबसे ज्यादा है। सो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो क्या सीखे तुम, देखो गलती करवाने का रीजन था, मैं ऐसे ही बोलता ना तुम्हें, अगर तुम्हें अच्छे से नोट्स बना के स्टार मार्क बना के देता ना, वो स्टार मार्क की और जीरो वैल्यू होती है तुम्हारी लाइफ में, बिकॉज यू थिंक स्टार मार्क कर दिया मुझे याद हो गया, तुम्हें कुछ याद नहीं हुआ होता। तुम गलती करोगे तो तुम्हें याद होगा। क्या गलती किया तुमने कि ग्राफ आता तो है लेकिन क्या नहीं देखा हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चाहे कोई भी कहीं पर भी हो, हमारा जिम्मेदारी क्या है कि एंगल हम कहां से मार्क करेंगे, आई से, करंट से मार्क करेंगे। ये क्लियर हो गया। बिकॉज जनरली क्या बताया जाता है कि आई का हमेशा एंगल कहां से मार्क करो, नीचे से, जो कि बराबर है, गलत नहीं है, लेकिन ये इकलौता ऐसा ग्राफ है जहां पे चीजें क्या हो रही है, उल्टी पुल्टी हो रही है। आई होप ये क्लियर हुआ। सो व्हाट डिड यू लर्न, दैट योर एंगल हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम करंट विच इज आई, करेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ। सो मेक सेंस। 20, अब मुझे नहीं मालूम 2019 2020 जो भी था, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड का ही है, और देखो सीधे सीधे मुफ्त के मार्क्स से, कब, जब तुमने ध्यान दिया होता। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो ठीक है, समझा ना, ग्राफ पे यही आएगा। चलो देयर इज वन मोर ग्राफ आई नीड टू एड्रेस। अभी हमने क्या पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। द मोर इज द टेम्परेचर, द मोर इज द रेजिस्टेंस, द लेस इज द टेम्परेचर, द लेसर इज द रेजिस्टेंस। नाउ आई वांट यू टू टेल मी among which of the two, ये मैंने टेम्परेचर का ग्राफ दे दिया आप लोग को, ठीक है, ये क्लियर है, ये ग्राफ दे दिया आपको। अब ऐसे सोचो कि ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, उसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सो ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्जर्व द ग्राफ, अब ऑब्जर्व कर रहे हो ग्राफ को, ठीक है, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, बताओ दोनों में से क्या हो सकता है। जरूरत ही नहीं है यहां पे, मैंने खाली खाली ये बोला है। टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड टेल मी व्हाट आर द टू पॉसिबल, मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन हो सकता है। कम ऑन एवरीवन, द अदर, ऑल एवरीवन हु इज वाचिंग, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ए और बी। बताओ। बी, ठीक है, दो ही तो है, कुछ भी बोल देते हैं, रीजन दो मुझे। कुछ करंट वरेंट का कम नहीं है, मैंने सीधा सीधा हिंट दे दिया, मैंने ग्राफ दे दिया, मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया, मुझे सॉलिड रीजन चाहिए। आई डोंट नो, सोचो ना, सोचो, कम ऑन एवरीवन। क्या बोला था, चलो वापस से। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा, टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस भी कम। जरा ग्राफ को देखो, तुम ऑप्शंस देख रहे हो, वही तो गुस्सा आता है। ऑप्शन मत देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ में किसका टेम्परेचर ज्यादा है। देख, ग्राफ देखने बोल रहा हूं, फिर भी ऑप्शन देख रहे, ग्राफ देखो, किसका टेम्परेचर ज्यादा है। अगर बी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका बात खत्म, कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे। आई होप ये क्लियर हुआ, समझा। यही दो पॉसिबिलिटीज है, वो दोनों अपन ने टैकल कर लिया। आई होप यहां तक क्लियर हुआ, दोनों ग्राफ समझे आप लोग को, ठीक है। चलो, इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द ग्राफ प्रॉब्लम इज, नाउ विल कम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, ठीक है। अगेन दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैज अपीयर्ड n नंबर ऑफ टाइम्स इन योर MCQs, जिसमें से मैंने क्लास स्टार्ट होते ही तुझसे पूछा था कि जब मैंने जो तुझे 5-6 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से तूने बोला था 2 क्वेश्चन हुए नहीं, और वो 2 क्वेश्चन कौन से है, उसमें से एक अभी डिस्कस करूंगा। कुछ तो AR वाला क्वेश्चन था, एरिया इतना टाइम्स हो गया, लेंथ इतना टाइम्स हो गया, रेजिस्टेंस इतना टाइम्स हो गया, कि देखा ही नहीं है ढंग से क्वेश्चन, परसों किया था, ठीक है। चलो चलो चलो, यहाँ पे ध्यान दो। पहले क्या है, एक आध क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, उसके बाद आप लोग करोगे, ठीक है। आई विल पॉज द वीडियो एंड देन लेट्स सी हाउ वी कैन गो अहेड। एवरीवन, यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था, आर का मतलब क्या, चलो हेल्प, रेजिस्टेंस। रो का मतलब क्या, रेजिस्टिविटी। क्या है ये, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, अपोज करना करंट को। रेजिस्टिविटी क्या है, द एबिलिटी टू अपोज। मैंने एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में, एक जगह पर मैं हूं, दूसरी जगह पर मेरा मोटा वाला वर्जन है, ठीक है। मेरे तरफ भी कोई भागते हुए आ रहा है, मोटे वाले की तरफ भी भागते हुए आ रहा है, कौन आराम से उसे रोक पाएगा, मोटा वाला। दैट मीन्स ही हैज मोर रेजिस्टिविटी, मतलब ही हैज मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट, आई हैव लेस एबिलिटी टू रेजिस्ट। तो ये क्या बताता है, मटेरियल बताता है। जैसे
आई होप ये डिस्कस किया था। अच्छा ये कौन है? लेंथ। ये कौन है? एरिया। अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं बना देता हूं, बताया हुआ था मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम में आ रहा है, देख बेटा, फ्रेम में है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डिराइव द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। ये अपन बाद में नोट कर लेंगे। क्या बोला? डिराइव द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। क्या है रेजिस्टिविटी पहले तो ये बताओ, आर है या रो है? रो है ना। अरे आर तो क्या है? रेजिस्टेंस। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ। और ए क्या है? एरिया। बात खत्म। चलो ठीक है, अब इसका यूनिट निकालना है। चलो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखूंगा बताओ? दिख रहा है क्या? आप लिखोगे आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। किसका यूनिट निकालना है मुझे? रो का, बराबर। तो मैं रो लिखूंगा, बराबर। रो के सामने कौन बैठा है? आर। रो के नीचे कौन था? ए को यहां लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। रो के बाजू में कौन था? एल को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, बराबर। बचपन से बताया हुआ है हमें, ये बचपन से नहीं बताया तो पिछले क्लास में बताया था। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। बचपन से बताया ये वाला तो चीज तो, ठीक है। किसी भी चीज का एरिया निकाल दो, मीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में मेजर होता है? मीटर, बराबर। मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा तुम्हारे पास? ओम मीटर। ओम मीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओम मीटर। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर समवन इज आस्किंग यू व्हाट इज द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी, क्या बोलोगे? ओम मीटर। आई रिपीट, क्या बोलोगे? व्हाट इज द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी? ओम मीटर। क्लियर? 1 मार्क का क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का समझा? ठीक है। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ये तो यूनिट डिराइव किया मैंने, ये यूनिट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला से कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आते हैं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस लेवल क्वेश्चंस करेंगे पहले, कौन से? जो कि तुम खुद सोच के बता पाओ, उसमें कैलकुलेशंस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इफ आई हैव अ वायर, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके, फॉर यू बेटा, बिकॉज आपने पिछला क्लास मिस किया था। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। If length is increasing 2 times, resistance will also increase 2 times. If length is decreased 3 times, resistance will also decrease 3 times. Increase का मतलब होता है multiplication, decrease का मतलब होता है division. Please plus and minus में सोचना नहीं। Resistance area पे inversely depend करता है, which means चलो सोचो, if the area is increased 2 times, the resistance will decrease 2 times. Inversely का मतलब क्या? उल्टा, सीधा बात, ठीक है। इफ द एरिया इज डिक्रीजिंग 2 times, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 2 times. आई होप ये क्लियर हुआ, पक्का। अच्छा इसमें और एक आता है, बिकॉज एरिया देखो ना, ये एरिया है, बराबर, ये वायर का एरिया है, तो ये एरिया क्या है? सर्कल है ना, तो अंदर पाई आर स्क्वायर करके भी एक क्वेश्चन आता है, वो बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना समझा, ठीक है। चलो फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन, अ कॉपर वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए हैज रेजिस्टेंस 50 ओम। क्या बोला? अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ए एंड रेजिस्टेंस 50 ओम, बराबर। आई टेक अ न्यू कॉपर वायर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई टेक अ न्यू कॉपर वायर। अच्छा, व्हाट इज द लिंक बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड? अरे यार ये मोटा है, मोटा वो मत कर, ये नया वायर है और ये ओल्ड वायर है, बोलते मोटा है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, वो बात की बात है। तो ये पुराना वाला वायर है और ये नया वाला वायर है। अरे भाई सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही वायर किसके बने हैं? कॉपर। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये नहीं समझा, अब तू बोलेगा क्यों? अरे भाई एल्यूमिनियम अगर ले लेता तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता ना, इसीलिए कॉपर ही लिया, बराबर। अभी नए वाले वायर में जो लेंथ है वो मैंने लेंथ को एल ही रहने दिया, बट जो एरिया है उसको मैंने 2 times इंक्रीज कर दिया। चलो आई विल रिपीट द क्वेश्चन फॉर यू। चलो, इफ आई हैव अ कॉपर वायर of length L, area A, and has a resistance of 50 ohm, what will be the new resistance? What will be the new resistance if copper wire of the same length, but the area is increased by 2? But the area is increased by 2. चलो कैसे सोचोगे? कॉमन सेंस लगाओ, डायरेक्ट आंसर दे सकता है कोई? देखते हैं, डायरेक्ट आंसर दो। 25 होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। सोचना है। अब
जस्ट बिकॉज उसने 25 बोला, उसने 50 बोला, उसने 100 बोला, आपको उस लॉजिक से नहीं सोचना, अपना खुद का दिमाग लगाना है। मैंने अभी यहां पे हिंट दिया। रेजिस्टेंस, क्या चीज चेंज हुई दोनों में? एरिया चेंज हुआ। रेजिस्टेंस एरिया पर कैसे डिपेंड करता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्सली? अब तक बिल्कुल सही जा रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्सली? Opposite. So if this area is increasing or decreasing? So then resistance will decrease. If area is increasing by 2, the resistance will decrease by 2. बात खत्म ना। 50/2 कितना होता है? 25। अब समझा क्यों आंसर आया? So you need to process it. सर ये तो इसने तुरंत कर दिया अभी, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुरंत कर लूं, हो सकता है कोई नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत कर ले। हमें हर बार क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए ना। जरूरी तो है नहीं इतना आसान आ जाएगा, कुछ तो कैलकुलेशन वगैरह आएगा, तब क्या करना है तो उसका मैं एक तरीका बताता हूं। यहां तक क्लियर हुआ? हाउ यू हैव टू थिंक। ठीक है, व्हाट इफ, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, अब तुम बताना। व्हाट इफ द एरिया नाउ दिस टाइम, अच्छा दिस इज योर ओल्ड वायर, दिस इज योर न्यू वायर। व्हाट इफ द एरिया इज सेम बट दिस टाइम आई हैव इंक्रीज द लेंथ बाय 3 टाइम्स। सोचो कैसे आएगा? कम ऑन आंसर दो। मन में रखो, मन में रखो, मन में रखो, आंसर मन में रखो, साथ में बोलना। चल come on now, resistance के सामने लेंथ है, which means it is directly proportional। दे दिया मैंने हिंट। सोचो, मन में रख आंसर, उसके बाद साथ में बोलना। एक सेकेंड, जब देखो ये समझ में आ गया इनवर्सली, तो देखो ये कैसे नहीं समझा? ये डायरेक्टली है ना। You do not have to understand, you do have to just speak to yourself। लेंथ में क्या हो रहा है? बात खत्म। तो अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो उसमें भी इंक्रीज होगा। कितना टाइम इंक्रीज हुआ? तो इसमें 3 टाइम क्या होता है? कितना होगा? देखा, अभी एक स्टेटमेंट पास किया, नहीं समझा। कहां से नहीं समझा? बोलना ही कहां शुरू किया अपन ने? जैसे ही बोलना शुरू किया समझ में आ गया। सो प्लीज डू नॉट वेट, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोग को लगता है क्वेश्चन दिया जाएगा, वी हैव टू वेट एंड थिंक। मेरे को तो समझा ही नहीं, मेरे को तो समझा, सबका केस है, हर बच्चे का केस है, मुझे तो समझा ही नहीं। कोशिश तो करो, पहले खुद के साथ डायलॉग में आओ। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो, तो ये आंसर आ गया, तुम लोग दोनों तो सही कर रहे हो, गुड। आई होप ये क्लियर हुआ। सो अब क्लियर हो गया, जैसा लेंथ में चेंज आएगा वैसा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, सीधा सीधा। लेकिन जैसा एरिया में चेंज आएगा वैसा उल्टा चेंज आएगा रेजिस्टेंस में। मुझे उस चीज का ख्याल रखना, बस पेशेंस रखना खुद के साथ। सर ये तो हो गया, आपने थोड़ा हमारे ब्रेन को वार्म अप किया। व्हाट इफ हमारे पास एक सॉलिड तरीका होता और हर बार वो तरीका यूज करे और इतना दिमाग भी लगाने की जरूरत ना पड़े। अब वो तरीका क्या है, पहले सुनो ध्यान से। आई होप ये क्लियर हुआ। वी विल डू द क्वेश्चन, बोथ ऑफ द क्वेश्चंस अगेन, बट दिस टाइम विद अ स्मॉल फॉर्मूला व्हिच आई विल डिराइव हियर। चलो, कैन आई से, जब भी हमें फॉर्मूला बनाना होता है तो हम वैल्यूज नहीं लेते, हम खाली वेरिएबल्स लेते हैं। ओके, दिस इज द ओल्ड लेंथ, ओल्ड एरिया, ओल्ड रेजिस्टेंस को अपन आर बोल देते हैं। आई डोंट नो what is the new length? Maybe the new length can be increased, maybe the new length can be decreased, maybe the new length can be, sorry, the new area can be increased, the new area can be decreased. Definitely then the new resistance will also increase or decrease. But can I say the material still remains the same? ये important factor है, because अगर material भी same कर दिया ना तो फिर कुछ काम का नहीं है ये सम। ये ऐसा सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो दोनों केस में क्या सेम होना जरूरी है? मटेरियल, चाहे भले कुछ भी चेंज हो जाए फिर। आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है, चलो, इफ आई आस्क यू, सामने दिख रहा है फॉर्मूला, इस वायर को देखो और उसके लिए फॉर्मूला बोलो। कैसा लिखेगा फॉर्मूला? R इज इक्वल्स टू, क्या बोलोगे? कॉपर के लिए क्या लिखेंगे? रो लिखेंगे ना। तो R इज इक्वल्स टू रो L है ना अपॉन A। चलो इसके लिए हेल्प करो दोनों, कम ऑन कम ऑन। R की जगह क्या लिखूंगा? R डैश 1 नहीं बोलोगे, डैश बोल दोगे, जो भी चल। अच्छा 1 1 करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे भी क्या लिखोगे? रो ही लिखोगे, क्योंकि कॉपर तो कॉपर है। एल की जगह क्या लिखेंगे? एल डैश, वेरी नाइस। ए की जगह क्या लिखेंगे? ए डैश। इन दोनों को कुछ तो सिमिलर दिख रहा है मुझे। क्या है वो सिमिलर? मटेरियल, वेरी नाइस। क्या मैं यहां से, ये तुम खुद सोचो, एवरीवन इन द वीडियो एज वेल, जितने लोगों को दिख रहा है, आई होप ये स्टेप समझा सभी को, ये क्लियर है? क्या किया ये? अरे देखो ना यार, रो को साइड में कर दिया, बस दैट्स इट। यहां पे भी क्या मैं रो को साइड में कर दूं तो रो क्या मिलेगा? आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश है ना। अच्छा, कैन आई से, बचपन से हमें ये चीज बताई गई है, दैट इज समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, देन डेफिनेटली समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड विल आल्सो बी
बात खत्म. सो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से दैट राइट हैंड साइड क्या है यहां पे, r डैश a डैश अपॉन l डैश इज इक्वल्स टू r a अपॉन l. ये समझा पक्का? अरे लेफ्ट हैंड साइड दोनों का रो है ना, तो राइट हैंड साइड भी मैंने क्या कर दिया, इक्वल. पक्का समझा? सर याद कैसे करना? आई डोंट थिंक याद करने की जरूरत है. आर ए अपॉन एल है, एक जगह सब न्यू 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 रहेगा, एक जगह सब ओल्ड 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 रहेगा. अब सब कुछ मिटाते हैं और वापस से वही दो क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हारे आंसर्स याद थे. एक पहले वाले का आंसर 25 आया था, दूसरे वाले का आंसर 150 आया था, 150. क्या ये सेम फॉर्मूला से मैं वो दो क्वेश्चन कर सकता हूं? देखते हैं. चलो, इफ आई नाउ, ये डेरिवेशन समझने की जरूरत नहीं, खाली ये फॉर्मूला यूज करेंगे. चलो कम ऑन एवरीवन, या मैंने एक कॉपर वायर लिया जिसका लेंथ L है, एरिया A है, मटेरियल कॉपर है और रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम. मैंने एक वायर लिया जो वापस से कौन सा बनाया, किससे बनाया, कॉपर से. लेंथ L है लेकिन एरिया क्या हो गया है, डबल ए, टू टाइम्स ए हो गया. चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे फटाफट. तो डेफिनेटली क्या पूछा उसने, R डैश. चलो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले तो फॉर्मूला बताओ. रटा फॉर्मूला, रटा पक्का? चलो ठीक है, फॉर्मूला बताओ साथ में. व्हाट विल यू राइट, R डैश A डैश अपॉन L डैश इज इक्वल्स टू A अपॉन L. चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस. डू यू नो R डैश? नो. डू यू नो A डैश? यस. व्हाट इज A डैश? 2A. अब आया ना समझ में, पहले ही सवाल में क्लियर हो रहा है, ठीक है. अपॉन व्हाट इज L डैश? L ओनली, कुछ चेंज ही नहीं आया ना. सो L डैश विल बी ऑलरेडी रिटन एज L. चलो नाउ व्हाट इज R? 50. आई होप ये क्लियर हुआ. व्हाट इज A तो A ही है बराबर, एंड व्हाट इज L तो L है. ओल्ड वाले में कुछ मगजमारी नहीं करना है, ओल्ड वाला ऐसे लिख देना है. अब कितनों को समझ में आ रहा है दैट दिस A एंड दिस A विल गेट कैंसल्ड, दिस L एंड दिस L विल आल्सो गेट कैंसल्ड. सो इफ यू नोटिस R डैश तुम्हें ढूंढना है बराबर. R डैश के सामने कौन बैठा है, 50. 2 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे जाएगा डिवाइड. आंसर कितना आया, 25. अब तुम्हें लग रहा होगा सर इतना लंबा मेथड करने की क्यों जरूरत है हमारे लिए. हाँ क्या बोला, हमारे लिए तो वही इजी था ना. मैं अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ये तरीका बताता और फिर वो बताता तो उस चीज की कभी कदर नहीं होती. तुम्हारा ब्रेन ज्यादा काबिल है, वो तुम्हें अब पता चला कि इतना मेहनत करने की तो जरूरत नहीं थी. सोच लेते अगर 5 सेकंड तो भी इससे बच जाते हैं. बट स्टिल आई वुड इंसिस्ट, ये क्यों करना जरूरी है, ये दिखाने के लिए नहीं बोलते दिस स्टेप दिखाने के लिए. एमसीक्यू में क्या स्टेप दिखाएगा, तो वैसे भी ऑप्शन मार्क करना. सुनो, आपको नहीं मालूम कि ये 2A ही होगा. व्हाट इफ अगर उन्होंने बोल दिया था 2/5, इट इज इंक्रीज बाय 2/5, इट इज डिक्रीज बाय 2.5, तब उस टाइम पे फंस जाते ना. तो ये वाला डेफिनेटली क्या करता, हेल्प करता. चलो वापस से करेंगे क्या वही वाला, लेकिन इस बार क्या किया था उन्होंने, इस बार क्या किया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया था. चलो वापस से R डैश L, सॉरी देखो गलती किया, क्या गलती किया, L डैश नहीं आएगा, क्या आएगा, A डैश. R डैश A डैश अपॉन L डैश इज इक्वल्स टू RA अपॉन L. आई होप ये क्लियर हुआ. चलो स्टार्ट करता है. चलो नया वाला R डैश तो R डैश की जगह पे, इस बार नया वाला जो सम था उसमें A डैश में चेंज नहीं लाया, मतलब A का A रहेगा. L डैश को 3L कर दिया था, याद आया, तो यहाँ पे क्या लिख देगा 3L. यहाँ पे तो वैसे भी कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे क्या आएगा खाली 50, A का A, L का L, L से L कटा, A से A कटा. अब ये 3 यहाँ पे जाएगा तो 50 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, कितना मिलेगा 150. आई होप ये क्लियर हुआ. अभी इजी लगा ना, दिमाग, हाँ दिमाग चला ना, ठीक है. मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, भले ही आपके पिछले क्लास मिस भी हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा इफ यू आर इन टू द क्लास. आई होप ये समझा. सो इन शॉर्ट हमने ढंग से ये टॉपिक कवर कर लिया. ये अच्छा, इस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, दिस टॉपिक इज नोन एज फैक्टर्स. क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. पे सवाल आता ही आता है. अच्छा एक सवाल और आता है, मैं बता देता हूं. चलो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पे, फिर V इज इक्वल टू IR पे पहुंचेंगे. अभी क्वेश्चन क्या है, लेट्स से अ मटेरियल, लाए हो आप कुछ, आपके पास बुक वगैरह है, मेरे पास शायद क्वेश्चन था वो बुक में लिखा है क्वेश्चन, जो मैंने आपको क्वेश्चन 4-5 दिए थे. नहीं, ठीक है चलो छोड़ो. कौन सा वाला क्वेश्चन बोल रहा था कि तुम्हें कराना ज़रूरी है, तो फिर तुम्हारा और आइडिया क्लियर हो जाएगा. नहीं चल जान दे, वैसे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो वाला क्वेश्चन करवा दूँ ना. हाँ, 2 वायर्स, सुनना ध्यान से, 2 वायर्स of same material, 2 wires of same material have
लेंथ L एंड 2L रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल लेंथ L एंड 2L रिस्पेक्टिवली हैव रेजिस्टेंस R एंड R डैश। ठीक, ये क्लियर हो गया? ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ, दिस इज नॉट एन एमसीक्यू क्वेश्चन, अपन साथ में करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द टू रेजिस्टेंस एंड द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो, अगर मेरे पास ये पहली बार आया होता क्वेश्चन, सो हाउ वुड आई हैव अप्रोच्ड? बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी देखने में भयंकर लग रहा है वापस, है ना, बिकॉज कुछ वैल्यू दिख नहीं रही है, अजीब दिख रहा है। चलो साथ में, पहले खाली खाली दिख रहा है सब कुछ, लेकिन खाली वर्ड्स दिख रहे हैं, लेटर्स दिख रहे हैं ना। चलो, मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज मेरे साथ, क्योंकि तुम्हें बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो तुम्हें मालूम है कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। चलो साथ में पढ़ते हैं। 2 वायर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेम मटेरियल बोला मतलब या तो दोनों कॉपर हो गए या तो दोनों एल्यूमिनियम हो गए। तो मेरे दिमाग में वो फॉर्मूला आ रहा है, आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, नाउ दे हैव लेंथ एल एंड 2L, हाँ या ना, रिस्पेक्टिवली, एंड हैव रेजिस्टेंसेस आर एंड आर डैश। तुम मुझे खाली इतना बता दो कि अगर L और 2L में तुम्हें रिलेशन मालूम है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन L एंड 2L? 2 टाइम्स, हाँ या ना। इफ द ओल्ड लेंथ इज L and the new length is 2L, बात खत्म। So if the old resistance is the new resistance is, अरे नहीं यार, नहीं समझा। 2R, सुनना बच्चे, अगर ओल्ड रेजिस्टेंस L है, नया रेजिस्टेंस डबल है, पुराना रेजिस्टेंस R है, तो नया रेजिस्टेंस भी डबल होगा ना। वही तो कब से सीख रहे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेंथ पे रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करता है? डायरेक्टली। इफ द लेंथ हैज इंक्रीज द रेजिस्टेंस विल आल्सो, बात खत्म। उन्होंने क्या पूछा है तुमसे? किसका? अब आगे भी एक चीज ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बाद में देखेंगे, चलो साथ में। सो कैन आई से R डैश अपॉन R विल बी इक्वल टू 2L अपॉन 2। ये बताओ समझा क्या? 2L अपॉन L, सॉरी 2L अपॉन 2 बोल रहा हूं, 2L अपॉन L कैसे सोचा बताओ? R डैश नया रेजिस्टेंस, R पुराना रेजिस्टेंस, 2L नया लेंथ, L पुराना लेंथ। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों एक दूसरे के सामने सामने आएंगे, हाँ या ना। तो L से L अगर कटा तो R डैश अपॉन R का रेशियो क्या आ रहा है? 2:1। अब समझा 2:1 का मतलब क्या? भाई हाँ मुझे मालूम है, सॉल्विंग करके बताना बेटा, वो तो तुम लोग ने यहीं से बोल दिया, मुझे मालूम है। रेशियो क्या आएगा? 2:1। अब क्या ये दोनों वर्ड्स तुमने पहली बार सुने? कुछ तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला है ना, ऐसा कोई वर्ड अब तक सुना तुमने मेरे मुंह से? अब तक यही 2 वर्ड सुने, एक रेजिस्टेंस सुना, दूसरा रेजिस्टिविटी। वेरी नाइस, रेजिस्टिविटी सुना। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रो। बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं? रो। ये बोर्ड का लैंग्वेज आ गया, इसीलिए मुझे तुम्हें ये क्वेश्चन समझाना था। अब चलो समझते। एक सेकेंड बताओ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब किसकी बात चल रही है? रो। तो अब मुझे किसका रेशियो लेना है? ρ1 अपॉन ρ2। अरे जैसे यहाँ पे R डैश अपॉन R था ना, तो वैसे यहाँ पे रो डैश अपॉन रो। क्या लगता है क्या आएगा रेशियो इसका? नहीं, बताओ, वही तो सिखाना है ना। बताओ इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? मैं चलो तुम्हें ऑप्शन देता हूं, 2:1, 1:2, 1:1 या 3:1, क्या लगता है? चलो बताओ। ये किसके लिए ऑप्शंस दिए सर ने? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेशियो के लिए। एवरीवन वाचिंग द वीडियो यू कैन आल्सो कमेंट, बताओ क्या आएगा? रेजिस्टेंस के लिए तो रेशियो पता चल गया 2:1। स्पेसिफिक, ये समझा ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो निकाल के देना, बताओ क्या हो सकता है? एग्जैक्टली 30 सेकंड है तुम्हारे पास। क्वेश्चन वापस से पढ़ो, जितनी भी लाल लाइन मारी है ना उसी में अंदर हिंट है और इसी के अंदर आंसर है। जितनी भी लाल लाइन मारी है उसी में आंसर है, बताओ। स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, उसी में आंसर है। इतना हिंट दे दिया, इससे ज्यादा क्या हिंट दूं?
सोचो 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 सोचो। शायद सही। थोड़ा थोड़ा चमका, थोड़ा चमका, चमका आपको क्या? शायद बता, शायद में क्या? मेरे को खाली वही फॉर्मूला याद आ रहा फॉर्मूला है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा। बोल, तू तुक्का ही मारना ना, मार कुछ भी, कोई नहीं ना। तू आंसर सी है। अब बोलोगे इसको क्या एक्स्ट्रा पता चल गया? अरे यार बच्चे सुनो ध्यान से, पढ़ साथ में क्वेश्चन। टू वायर ऑफ, सेम मटेरियल, वापस से पढ़। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल अगर दोनों के सेम है तो दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम होगी। मैंने क्या बोला था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल। मटेरियल ही अगर सेम है तो दोनों की एबिलिटी रोकने की सेम होगी, इसीलिए 1:1 इज आंसर। समझा? ये क्वेश्चन आया, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा है तुम्हें बोर्ड में, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर तुमसे कभी पूछ लेता है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नथिंग, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। एग्जैक्टली। तो समझा है? तो स्पेसिफिक, तो मैं चाहे लेंथ में 2 गुना कर दूं, लेंथ को 100 गुना कर दूं, लेंथ को 100 गुना कम कर दूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ। कॉपर वायर है मेरे पास, है ना, 1 मीटर का कॉपर वायर है। अब मैं उसी 1 मीटर के कॉपर वायर की जगह अगर 100 मीटर का कॉपर वायर ले आया तो कॉपर वायर बुरा मान के एल्यूमिनियम थोड़ी बनेगा। कॉपर वायर तो क्या है? कॉपर ही है ना। तो दोनों का रेजिस्टिविटी क्या है? सेम। तो दोनों का अगर रेजिस्टिविटी सेम है तो उनका रेशियो भी सेम, विच इज 1:1। आई होप पहला वाला समझा क्यों 2:1 आया? कॉमन सेंस था। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड करता तो उल्टा हो जाता, फिर 1:2 आता। समझा क्यों? क्योंकि एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है ना। आई होप ये क्लियर हुआ, पक्का। सो व्हाट डिड वी कवर? वी कवर्ड व्हाट इज, वी अगेन रिवाइज इन दिस लेक्चर व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद अपन ने ग्राफ देखे कि ग्राफ कैसा होना चाहिए। अच्छा, कैसा होना चाहिए ओम्स लॉ का ग्राफ? कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखे तो तुम बोल देना ये किसका ग्राफ है? ओम्स लॉ। और ये लाइन क्या बताता है तुम्हारा नाम? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम एंगल मेजर करते हैं, बट फॉर्म आई। वेरी नाइस। वो गलती याद आया? ठीक है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली। टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम। देन वी अंडरस्टूड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिए तुम्हें। मैंने आई गेस और एक चीज बोली थी स्टार्ट में वीडियो में, दैट वी विल सी व्हाट इज वी इज इक्वल्स टू IR के ऊपर क्वेश्चंस। आई डोंट थिंक वो अभी होगा, अपन नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।